स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। मेरा नाम है राजशेखर और मैं राजशेखर ओनली कंपटीशन एपीएससी के ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पिछले सेशन में हम लोगों ने एपीएससी के सीसीई कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के सिलेबस को डिकोड किया था, आसान शब्दों में समझा था। आज के सेशन में हम लोग एपीएससी के कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के प्रीलिम्स में किस टाइप के इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पिछले कुछ इयर्स का हम लोग एग्जाम्पल लेकर के देखेंगे विद क्वेश्चन। मैं लेकर के आया हूं आप लोगों का जो भी पेपर हुआ है पिछले 2020 से लेकर के अभी तक का, क्या क्या चेंज हुआ है क्वेश्चन, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन पूछने के तरीके में, फैक्चुअल से कॉन्सेप्चुअल में कितना शिफ्ट आया है, क्वेश्चन का लेवल कितना टफ हुआ है या इजी हुआ है, इसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। मतलब हम लोग इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीलिम्स के क्वेश्चन का ट्रेंड एनालिसिस करेंगे। ट्रेंड एनालिसिस जरूरी इसलिए होता है स्टूडेंट्स कि आप कहीं पुराने ढर्रे पे ही, मतलब अब जो एपीएससी के एग्जाम का रिक्वायरमेंट ना हो, कहीं उसी हिसाब से उन सब चीजों पर ही फोकस होकर के शायद अब भी आप अपनी तैयारी तो नहीं कर रहे हैं। क्यों? अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपका फाइनल मोटिव होता है एग्जाम को क्वालिफाई करना। उसके लिए आपको एज पर रिक्वायरमेंट एंड डिमांड ऑफ द एग्जामिनेशन ही पढ़ाई करना होता है। इसके लिए ट्रेंड को समझना बहुत जरूरी होता है। और जो लेटेस्ट ट्रेंड है, जो अभी का ट्रेंड है, जो लास्ट एग्जाम हुआ है, उसी ट्रेंड के आसपास रह करके हम लोग को अपनी तैयारी करनी होती है, तो हम बेहतर रिजल्ट की उम्मीद करते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए, अगर ईयर वाइज एक ओवरव्यू देखें टेबल फॉर्मेट में कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने पूछे गए हैं, तो 2020, 2022, 2023 और 2024 यही चार ज्यादा रिलेवेंट है अभी आप लोगों के लिए। इसलिए इन चारों सालों का, 4 इयर्स का ही मैं लेकर के आप लोगों के पास आया हूं। 2020 का जो नोटिफिकेशन था उसका एग्जाम हुआ था 2021 में, और जो 2022 वाला था 23 में हुआ था। तो वो आप लोग को पता है। देखिए, जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, अगर इसमें देखेंगे तो 2020 का जो नोटिफिकेशन था और 21 में जो पेपर हुआ था उसमें टोटल 12 क्वेश्चन आए थे। जो 22 का पेपर है उसमें 18 आए थे, 23 में 10 आया था और 24 में 9 आया था। इसका मतलब क्या है? आउट ऑफ 100 क्वेश्चन अगर किसी टॉपिक का, किसी सब्जेक्ट का इस तरीके से कंजुकेटिव उसका परफॉर्मेंस रहा है, 12 है, 18 है, 10 है, 9 है, इसका मतलब क्या है? एक मोटा मोटी अपने मन में ये मान करके चलना है कि 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और ये क्या है? 10% है आपके टोटल पेपर का। ठीक ना? अब देखिए, मोटा मोटी मैं आप लोगों को समझाता हूं कि 2021 में जो पेपर हुआ था 2020 के नोटिफिकेशन के आधार पे, उसका नेचर और डिफिकल्टी का लेवल क्या था प्रीलिम्स में, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन को लेकर के। तो उस समय के जितने क्वेश्चन थे वो सारे के सारे मैं लेकर के आया हूं, आप लोग को दिखाऊंगा। और पेपर भी मेरे हाथ में है। यहां से भी मैं चाहूंगा कि आप लोग भी पिछले 4 सालों का ना पहले आप लोग डाउनलोड कर लें आयोग की वेबसाइट से, और उसका प्रिंट निकाल लें, सबसे बेहतर होता है। ठीक, बाकी पीपीटी के फॉर्मेट में ये नोट्स आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। तो 2020 में का जो पेपर था वो प्योरली फैक्चुअल था, सिर्फ डेट्स पूछे गए थे। मतलब साफ साफ कहूं तो हु व्हेन फर्स्ट इन इंडिया टाइप का क्वेश्चन था, जैसे कि पहला लोकपाल कौन बने, भारत के पहले सीडीएस कौन थे, इस टाइप का एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड और फैक्चुअल क्वेश्चन था। याद है तो याद है, नहीं है तो नहीं है। और क्वेश्चन का लेवल कैसा था? लो टू मॉडरेट था। 2022 में एक जंप आया, 18 क्वेश्चन पूछा गया, और नेचर में क्या शिफ्ट हुआ? जो प्योरली फैक्चुअल होता था वहां से नेचर शिफ्ट हुआ है और कॉन्सेप्चुअल हो गया है। ठीक ना? मैक्सिमम क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं? कॉन्सेप्ट बेस्ड पूछे गए हैं। जैसे क्वालिफिकेशन पूछ लिया गया था वाइस प्रेसिडेंट का, रूल ऑफ लॉ। अब रूल ऑफ लॉ क्या है? रूल ऑफ लॉ कोई फैक्ट नहीं है, इट्स ए प्योर कॉन्सेप्ट, आपको समझना पड़ेगा। उसी तरीके से मनी बिल में इन डेप्थ जाकर के क्वेश्चन पूछा गया था, पावर्स पर क्वेश्चन पूछा गया था, डिलिमिटेशन कमीशन और बाकी सब चीजों के। तो इसका मतलब क्या है? 2020 का जो पेपर था 2022 में आकर के उसके नेचर में एक बड़ा चेंज आया है, और क्या हो गया? चीजें फैक्चुअल से कॉन्सेप्चुअल हो गई है। अब देखिए, 2023 का जो पेपर था उसमें 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, और क्या चेंज आया? ये हाईली कॉन्सेप्चुअल हो गया है और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आने लगा है। इसके पहले जो क्वेश्चन था 2020-21 वाले में, अभी मैं आप लोग को दिखाऊंगा। कहने का मतलब क्या था? एक तो फैक्चुअल था और वन लाइनर फॉर्मेट में था कि कौन भारत के पहले लोकपाल बने हैं, कौन सीडीएस बने हैं, इस तरीके से। 2022 में कॉन्सेप्ट की ओर शिफ्ट हुआ है, रूल ऑफ लॉ टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। और 2023 में जो पेपर पूछा गया है
वो जो कॉन्सेप्ट है वो और ऊपर स्तर पे चला गया और हाई लेवल पर चला गया, ठीक ना। और स्टेटमेंट बेस्ड बेस्ड क्वेश्चन आने लगे हैं, जो जहां पहले एक वन लाइनर होता था क्वेश्चन, अब 3-4 स्टेटमेंट है उसमें, ठीक ना। तो नेचर किस तरीके से शिफ्ट हो रहा है। अब जैसे इन डेप्थ आर्टिकल 226 में जाकर के सीधा आपसे हाई कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन पर विथ कंपेयरिंग आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट के रिट ज्यूरिडिक्शन के पावर से तुलना करते हुए बड़े बड़े स्टेटमेंट देकर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। वो सिर्फ फैक्ट से काम नहीं चलेगा, क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, ठीक है। तो किस तरीके से शिफ्ट हो रहा है स्टूडेंट्स, ये समझना बहुत जरूरी है। आर्टिकल 371 के सीरीज पर क्वेश्चन पूछे गए हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज पर पूछे गए हैं, 6 शेड्यूल पर क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक ना। सारे के सारे क्वेश्चन मैं आप लोग को दिखाऊंगा, ठीक, और कुछ हम लोग उस पर बातचीत भी करेंगे। 2024 में क्या चेंज आया है, वो हो चुका है अब कॉन्सेप्चुअल से एनालिटिकल हो चुका है। कॉन्सेप्ट तो है ही, अब कॉन्सेप्ट के एनालिसिस पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाने लगा, और क्वेश्चन पूछने के ट्रेंड में भी चेंज आया है। जैसे जुडिशरी हो गया, रूल ऑफ लॉ हो गया, जो प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, डेमोक्रेसी है, उन सब चीजों पर आप लोगों से क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाने लगा। इसका मतलब क्या, पूरा का पूरा 2020 का जो पेपर और 2024 का जो लास्ट पेपर हुआ, एग्जाम हुआ, उसमें क्वेश्चन के ट्रेंड में पूरी तरीके से वो चेंज आ चुका है। और चेंज कैसा है, चेंज ऊपर की ओर गया है, मतलब क्वेश्चन का लेवल, उसकी क्वालिटी, उसका लेंथ, उसके ऑप्शंस को ज्यादा डिफिकल्ट बनाया गया है। इसलिए अब तैयारी कैसे करनी है, वन लाइनर के हिसाब से नहीं करनी है, अब एनालिटिकल अप्रोच में तैयारी करनी पड़ेगी। चलिए अब देखते हैं आगे हम लोग। 2021 का जो है बताया अभी आप लोगों को मैंने कि कैसा था, फैक्चुअल था और मेमोरी बेस्ड था, कि अगर आपको चीजें याद है तो याद है, नहीं याद है तो नहीं याद है। इसको अगर मैं बोलूं नेचर क्या था, तो प्योरली फैक्चुअल था और लो टू मॉडरेट इसकी डिफिकल्टी थी। क्वेश्चन स्टाइल कैसा था, डायरेक्ट था, एकदम हु हुम वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन है, ठीक। जैसे मेमोरी बेस्ड इसको क्यों लिखा है मैंने और डायरेक्ट क्यों बोला है, क्वेश्चन अभी दिखाऊंगा आप लोगों को अगले स्लाइड में। एग्जाम्पल है इसका, जैसे पूछ लिया फर्स्ट सीडीएस कौन है 2020 का में कौन बने थे, तो सिंपल फर्स्ट सीडीएस कौन है, कोई दिमाग नहीं लगाना है, याद है तो याद है, मेमोरी में है तो है, नहीं है तो आगे बढ़िए, आपका क्वेश्चन छूट गया। फर्स्ट लोकसभा के स्पीकर कौन थे, जीवी मावलंकर, अगर आपको याद है तो याद है, नहीं है तो नहीं है, कुछ भी इसमें माइंड नहीं लगाना है, फैक्ट है, आपके मेमोरी में है तो काम करेगा, ठीक ना। फर्स्ट लोकपाल कौन थे, असम एकॉर्ड का जो कट ऑफ डेट है वो क्या है, तो सिर्फ क्या है, ये फैक्ट है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है और वन लाइनर है। आइए मैं कुछ एग्जांपल आप लोगों को दिखाता हूं क्वेश्चन का। देखिए 2000 पीवाईक्यू जो 2021 का क्वेश्चन पेपर है उसमें से है कि फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया अ सीनियर डिफेंस पर्सनल इन अ न्यूली क्रिएटेड पोजीशन ऑफ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ वाज इंस्टॉल्ड ऑन 1 जनवरी 2020, who will be above all the three chiefs of the three wings army navy and air force, who is the first incumbent दिस पोजीशन, ठीक ना। अब सिंपल सा कहने का मतलब क्या है कि 1 जनवरी 2020 को जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पोस्ट बनाया गया था, उसके पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसको नियुक्त किया गया। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका होगा जनरल बिपिन रावत, ठीक ना। ए अब इसमें क्या है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ फैक्ट है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, और मैं चाहूंगा कि सारे क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा, आप लोगों को अगर क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आकर के आप लोग रिप्लाई कीजिए, बताइए क्या लिखा है। आइडेंटिफाई द नेशनल लीडर एंड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर हु प्लेड एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रोल इन एन इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स, मतलब भारतीय राज्यों के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी। भारत जब आजाद हुआ था तो बहुत सी रियासतें थी, लगभग 600 के आसपास, 560 के आसपास रियासतें थी, प्रिंसली स्टेट से, उन सबको जोड़ करके एक भारत का निर्माण करने में सबसे बड़ा योगदान किसका माना जाता है, आप लोग बताइए। राजगोपालाचारी, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद या सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोगों को बता देता हूं, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका सही आंसर है। अब इसमें भी क्या है, मेमोरी बेस्ड फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद है तो याद है, नहीं याद है तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, एनालिसिस का, कॉन्सेप्ट का यहां पर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखिए, ऑन द 23 मार्च 2019 द फर्स्ट लोकपाल ऑफ इंडिया वाज अपॉइंटेड, ठीक ना। किसको अपॉइंट किया गया था, 23 मार्च 2019 को भारत का पहला लोकपाल। आइडेंटिफाई द फर्स्ट लोकपाल फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। 4 ऑप्शन है, डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, एमएस रीमा सौद, श्री एनआर मोदी और श्री पिनाकी चंद्र घोष। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा पिनाकी चंद्र घोष। कैसा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन एकदम।
देखिए, which of the following articles empowers a governor to appoint the chairman and the other members of a state public service commission? मतलब किसी भी स्टेट का, जैसे असम पब्लिक सर्विस कमीशन है, तो उसके चेयरमैन, उसके मेंबर्स को अपॉइंट करने का अधिकार गवर्नर के पास होता है। और गवर्नर को वो पावर किस आर्टिकल से मिलता है? आर्टिकल 314, 315, 316 या 317? इसका सही आंसर आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि क्या होगा। ऐसे ही तमाम टाइप के जो क्वेश्चन है कि हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट, भारतीय संसद के जो पहले स्पीकर हैं, आ, वो कौन थे, उनका क्या नाम था? हुकुम सिंह, के एस हेगड़े, एम ए अयंगर या जीवे मावलंकर? तो इसमें भी क्या है, कॉन्सेप्ट नहीं है, फैक्ट है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक, इसका सही आंसर आप लोग बताएंगे। ऐसे ही यही तमाम एग्जाम्पल हैं। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से सारे के सारे क्वेश्चन 2020-21 के पेपर में जो पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से पूछे गए वन लाइनर हैं और प्योर फैक्ट एंड मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन थे। अब आइए 2022 का हम लोग एनालिसिस करते हैं। शुरू में ही मैंने बताया था कि 2022 में क्या चेंज आया। 2022 में क्वेश्चन के नेचर में चेंज ये आया कि जो फैक्चुअल और वन लाइनर क्वेश्चन था, वहां से अब क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल होने लगा। ठीक ना? और की टॉपिक्स क्या होने लगे, जो पहले पिछले पेपर में हम लोगों ने देखा कि कौन बना, किसको अपॉइंट किया गया, वहां से हट करके थोड़ा सा क्वेश्चन के नेचर में चेंज हुआ। अभी भी कॉन्सेप्चुअल की ओर शिफ्ट हुआ है, लेकिन बहुत ज्यादा लेंदी क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। ठीक ना? और क्वेश्चन ऐसे हैं कि अगर आपने कॉन्सेप्ट को समझा हुआ है तो वहां से आपके आंसर बन जाएंगे। ठीक ना? तो देखिए, जैसे कैसे क्वेश्चन दिखाता हूं, इस पर हम लोग की बातचीत हो ही चुकी है, सीधा क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, Which of the following qualifications are necessary for the office of the Vice President of India as for the Indian Constitution? क्वेश्चन में कहा गया है कि भारत के संविधान के अनुसार उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या क्या नेसेसरी, क्या क्या क्वालिफिकेशन होने चाहिए। पहला ऑप्शन है द पर्सन मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, द पर्सन मस्ट बी अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा, द पर्सन मस्ट बी अबव 35 ईयर्स एज। इसका सही आंसर क्या होगा? आप लोग, मैं बता देता हूं, अगले क्वेश्चन को मैं सिर्फ क्वेश्चन दिखाऊंगा, लेकिन चाहूंगा कि आंसर आप लोग कमेंट पे आकर के मुझे बताएं। वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए जो क्वालिफिकेशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या है? पहला है द पर्सन मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। सही है गलत है? ये सही है। द पर्सन मस्ट बी अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा। ये गलत है। ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि जो उपराष्ट्रपति, जो वाइस प्रेसिडेंट बनना चाहता है, वो राज्यसभा का मेंबर हो। मस्ट बी नहीं, क्या होना चाहिए? राज्यसभा का मेंबर अपॉइंट होने के लिए जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो उसके पास होनी चाहिए। इसलिए ऑप्शन 2 ये क्या है? ये गलत है। द पर्सन मस्ट बी अबव 35 ईयर्स ऑफ एज, ये क्या है? ये सही है। इसलिए सही आंसर क्या होगा? 1 and 3। अब ये क्वेश्चन वन लाइनर नहीं है, इसमें कॉन्सेप्ट है। अगर आपको आर्टिकल 66 अच्छे से याद है, वाइस प्रेसिडेंट के अपॉइंटमेंट को लेकर के क्या क्या चीजें हैं, तो आपसे ये क्वेश्चन बनेगा। ठीक, अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स आर रिगार्डेड एज द कोर फीचर ऑफ द रूल ऑफ लॉ। अब रूल ऑफ लॉ क्या है? रूल ऑफ लॉ कॉन्सेप्ट है, ये कोई फैक्ट नहीं है। आप बताइए, यहां पर चार आपके सामने एसेंशियल एलिमेंट्स बताए गए हैं, फीचर्स बताए गए हैं, और पूछा गया कि इसमें से जो लिमिटेशंस ऑफ पावर है, इक्वालिटी बिफोर लॉ है, लिबर्टी एंड सिविल राइट्स है, सुपरमेसी ऑफ लॉ है, इनमें से कौन कौन एसेंशियल है, क्या क्या चीजें चाहिए एक रूल ऑफ लॉ गवर्नेंस में होने के लिए, है ना? विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स आर रिगार्डेड एज द कोर फीचर्स ऑफ द रूल ऑफ लॉ। विधि का जो शासन है, जिसको डाइसी ने दिया था, जो ब्रिटेन के एक अच्छे विद्वान थे, उन्होंने एक रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन होने के लिए कुछ गुण बताए थे। उन्हीं में से पूछा गया कि इसमें से कौन, चारों में से कौन से उसके गुण हैं। अब चूंकि ये रूल ऑफ लॉ कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, पहला इस टाइप का क्वेश्चन आया, तो इसका मैं आंसर आप लोग को बता देता हूं। ठीक ना? रूल ऑफ लॉ के लिए कुछ चीजें एसेंशियल है जो होनी चाहिए। उसका पहला, लिमिटेशन ऑफ पावर्स, ये बहुत जरूरी है। सरकार एकदम बेहिसाब ताकत वाली नहीं होनी चाहिए, उसके ऊपर भी कानून का, संविधान का शिकंजा होना चाहिए। इक्वालिटी बिफोर लॉ, हर कोई कानून के सामने, विधि के सामने बराबर होना चाहिए, चाहे किसी भी रैंक पर हो, किसी भी पोस्ट पे हो, या तो वो एक कॉमन इंडियन हो या राष्ट्रपति हो, सब लॉ के समक्ष क्या होंगे? कानून के सामने सब बराबर होंगे। लिबर्टी एंड सिविल राइट्स, ये होना बहुत जरूरी है। सुपरमेसी ऑफ लॉ, विधि ही सर्वोच्च होगी, कानून ही सबसे ऊपर होगा, ये जरूरी है विधि का शासन होने के लिए। इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? 1, 2, 3 एंड 4 इसका सही आंसर होगा। तो देख रहे हैं कैसा क्वेश्चन के नेचर में शिफ्ट हुआ है। अब देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द राज्यसभा ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। अब इंडियन पार्लियामेंट में
इंडियन पार्लियामेंट में राज्यसभा की शक्तियों के बारे में आपसे कुछ स्टेटमेंट दिया गया और पूछा गया। पहला क्या है, द राज्यसभा हैज नो पावर इधर टू रिजेक्ट और टू अमेंड मनी बिल। कहा गया पहले स्टेटमेंट में कि राज्यसभा के पास कोई शक्ति नहीं है मनी बिल मतलब धन विधेयक में कोई भी परिवर्तन या उसमें संशोधन करने का। सही, इसका ये क्या सही है या गलत है? तो ये स्टेटमेंट सही है। द राज्यसभा कैन नॉट वोट द डिमांड्स फॉर द ग्रांट्स। इसका संबंध आर्टिकल 113 से है। अगर आप लोग पढ़ेंगे तो ठीक, हम लोग आगे क्लास में जाएंगे तो पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे इन सब सारी चीजों को। ये स्टेटमेंट भी सही है। द राज्यसभा कैन नॉट डिस्कस द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये गलत है। राज्यसभा वार्षिक वित्त विधेयक को डिस्कस कर सकती है, ठीक ना, उसमें कुछ अमेंडमेंट नहीं कर सकती है। इफ एनी क्वेश्चन arises whether a bill is a money bill or not, the decision of the chairperson of the राज्यसभा shall not be the final। ये भी क्या है, अगर कभी भी यह प्रश्न उठता है कि कोई बिल, कोई विधेयक धन विधेयक मतलब मनी बिल है या नहीं है, तो उसका फैसला कौन करता है? उसका फैसला करता है लोकसभा का चेयरपर्सन, न कि राज्यसभा का। इसलिए क्या होगा, यह भी गलत हो जाएगा। इफ एनी क्वेश्चन arises whether a bill is a money bill or not, the decision of the chairperson of the राज्यसभा shall not be final। अच्छा, उनका डिसीजन फाइनल नहीं होगा, इसका मतलब क्या है, ये स्टेटमेंट भी सही है। राज्यसभा के सभापति का जो चेयरपर्सन है उनका स्टेटमेंट फाइनल नहीं होता। किसका फाइनल होता है? लोकसभा के चेयरपर्सन का होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 एंड 4 सी। ठीक है, अब ये भी देख रहे हैं ना, वन लाइनर क्वेश्चन नहीं है, फैक्चुअल नहीं है, मेमोरी बेस्ड नहीं है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है सारे के सारे। अब 2023 में आएंगे तो क्या चेंज आएगा? अभी हम लोगों ने पहले स्लाइड में ही डिस्कस किया था कि क्वेश्चन अब हाईली कॉन्सेप्चुअल हो जाएगा, स्टेटमेंट बेस्ड आने लगेगा। और अब धीरे धीरे जो पहले क्वेश्चन का नेचर इसके पहले लो टू मॉडरेट था, अब कैसा होगा? मॉडरेट टू हाई डिफिकल्टी की ओर जाने लगेगा। आपसे डिलिमिटेशन पर सवाल पूछा जाएगा, आर्टिकल 226 पर पूछा जाएगा, 6 शेड्यूल पर क्वेश्चन पूछा जाएगा, आर्टिकल 371 के सीरीज पर, 371 ए बी सी डी, इन सब चीजों पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऑफिशियल लैंग्वेज पर क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस टाइप का। मतलब ट्रेंड में किस तरीके से शिफ्ट हो रहा देख रहे हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन के भीतर के आर्टिकल्स पर लगातार 2020 के बाद से एपीएससी क्या है, वो शिफ्ट होता जा रहा है। पहले सिर्फ बाहर बाहर की चीजें पूछ लिया, एक हल्का सा आर्टिकल उठा करके पूछ लिया, फिर धीरे 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 एक एक आर्टिकल और आर्टिकल के डेप्थ में जाना अब शुरू हुआ। इसका मतलब क्या है, एनालिटिकल क्रिटिकल एनालिसिस की ओर धीरे धीरे आयोग अपने क्वेश्चन के लेवल को लेकर के जा रहा है। और 2020 से नेचर क्यों शिफ्ट हो रहा है, इसका सबसे बड़ा कारण है कि 2020 में ही एपीएससी ने फैसला किया था कि हम यूपीएससी के ट्रेंड के आसपास रह के ही अपने क्वेश्चन पेपर को उसका लेवल वही रखेंगे। अपना एपीएससी का एग्जाम भी यूपीएससी के एग्जाम के उसके पैटर्न उसके सिलेबस के सिमिलर रखने की हम लोग कोशिश करेंगे। और 2020 में इंट्रोड्यूस किया गया था पहली बार सी सेट को, इसलिए धीरे धीरे ट्रेंड को शिफ्ट किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि 2020 में जब एपीएससी ने कह दिया कि हम कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को यूपीएससी के लेवल की ओर लेकर के जाएंगे, सिलेबस हम लोग सिमिलर रखेंगे, तो पहले ही बार कर दें, बच्चे डिमोटिवेट हो जाएंगे, कट ऑफ बहुत नीचे चला जाता है। तो धीरे धीरे बच्चों को प्रिपेयर किया जा रहा है। तो मैं मान के चल रहा हूं कि अगला 2026 में जो पेपर होने वाला आप लोगों का, वो और यूपीएससी के पेपर के सिमिलर होने वाला है। मतलब डिफिकल्टी लेवल ऊपर ही जाएगी, नीचे अब कॉन्सेप्ट से क्रिटिकल एनालिसिस से वन लाइनर क्वेश्चन की ओर नहीं आने वाले हम लोग। ठीक है, आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चन के एग्जाम्पल को। जैसे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द डीलिमिटेशन कमीशन ऑफ इंडिया। अब डीलिमिटेशन कमीशन को लेकर के 4 इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट आपको दे दिए गए हैं, ठीक ना। पहला क्या है, द डीलिमिटेशन कमीशन इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड वर्क्स इन कोलैबोरेशन विद द इलेक्शन कमीशन। पहला क्या है कि जो परिसीमन आयोग होता है, डीलिमिटेशन कमीशन होता है, उसका गठन कौन करता है? राष्ट्रपति प्रेसिडेंट करते हैं, और वो इलेक्शन कमिश्नर के साथ मिलकर के काम करता है। सही है गलत है? तो ये सही है। Article 82 of the Constitution of India states that the Parliament is required by law to enact a delimitation act after every census। यही आर्टिकल 82 की प्योर भाषा है कि जब भी आर्टिकल 82 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट्स दैट द पार्लियामेंट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ टू इनेक्ट लिमिटेशन एक्ट आफ्टर एवरी सेंसस। जितनी बार जनगणना होगी तो संविधान के आर्टिकल 82 के अनुसार ये जरूरी है कि संसद एक कानून बना करके नए सेंसस के डाटा के आधार पर डिलिमिटेशन करे। ये भी स्टेटमेंट सही है। द फर्स्ट डिलिमिटेशन एक्सरसाइज इन पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया वाज हेल्ड इन 1952 एज पर द 1951 सेंसस। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। The present delimitation of parliamentary constituencies has been done on the basis of the
वन सेंसस फिगर्स अंडर द प्रोविजन ऑफ द डिलिमिटेशन एक्ट 2002, ये भी बिल्कुल सही है। और लिख करके रख लीजिए 2026 में जो क्वेश्चन होने वाला है ना, उसमें भी डिलिमिटेशन कमीशन पर या इसके प्रोसीजर पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्यों? 2026 में हमारे 2001 में जो अमेंडमेंट किया गया था डिलिमिटेशन को लेकर के, उसमें ये लिखा गया था कि अभी हम लोग टाल रहे हैं चीज को, 2026 में हम लोग फिर से जो लेटेस्ट डाटा होगा सेंसस का, उसके आधार पर हम लोग डिलिमिटेशन एक्ट लेकर के आएंगे। तो अभी तक हम लोग का लेटेस्ट सेंसस कौन सा हुआ है? 2011 का ही हुआ है। 2021 में होना था, वो हो तो नहीं पाया है, लेकिन ये खबर रहेगा समाचारों में, न्यूज़पेपर्स में। इसलिए डिलिमिटेशन से रिलेटेड जितने प्रोविजन है, ये टॉपिक ही पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है, आप लोग को जरूर से जरूर कवर करना है, ठीक ना? तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी। अब देख रहे हैं इतना लेंदी क्वेश्चन हो चुका है। डिलिमिटेशन के हर पहलू पर आपके पास सही जानकारी होनी चाहिए। इसमें क्रिटिकल फैक्ट डाल दिया गया आर्टिकल 82 कि अगर आप स्टेटमेंट पढ़े और आपको लगता है कि हाँ सही है कि जितनी बार सेंसस होगा उसके बाद से पार्लियामेंट को डिलिमिटेशन से रिलेटेड एक एक्ट बनाना पड़ेगा। अगर आपको लगता है स्टेटमेंट सही है तो उसके साथ आपको यह भी याद होना चाहिए कि ये मेंशन आर्टिकल 82 में किया गया है, 81 या 83 में तो नहीं है। तो किस तरीके से कॉन्सेप्ट और फैक्ट को मिक्स किया जा रहा है और क्वेश्चन के नेचर में कॉम्प्लिकेशन, जटिलता बढ़ती जा रही है। देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब सीधा अनुच्छेद 226 पर, और ये क्वेश्चन भी देखिएगा इतना शानदार क्वेश्चन है कि एकदम इसी टाइप से क्वेश्चन सीधे यूपीएससी में पूछे जाते हैं कि अनुच्छेद 226 आर्टिकल 226 पर आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, उन पर देखिए पढ़ करके क्या होता है। पहला स्टेटमेंट है आर्टिकल 226 इंपावर्स ए हाई कोर्ट टू इशू रिट्स। एग्जांपल है हेबियस कॉर्पस मैंडेमस प्रोविजन सर्सरी क्वारंटो फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड फॉर एनी अदर पर्पसेस। ये बिल्कुल सही है कि अनुच्छेद 226 कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 226 है, ये किसी भी राज्य का हाई कोर्ट को पावर देता है कि वो या तो फंडामेंटल राइट्स को सेफ गार्ड करने के लिए या फॉर एनी अदर पर्पसेस, अदर लीगल राइट्स को भी गार्ड करने के लिए, उसको सेफ गार्ड करने के लिए अनुच्छेद आर्टिकल 226 के अंतर्गत रिट इशू कर सकती है, ठीक ना? अब आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि जो रिट है वो रिट क्या होता है। हैबियस कॉर्पस का मतलब आप लोग समझते हैं या नहीं समझते हैं? मंडमस का मतलब समझते हैं या नहीं समझते हैं? प्रोविजन कौन सा रिट है? सर्सरी का मतलब क्या होता है? कुवारंटो कौन सा रिट है? आप लोग को जानकारी होगी तो मुझे बताइएगा, ठीक है? बाय द वे ये स्टेटमेंट सही है। अब आप लोग देख रहे हैं इतना लंबा चौड़ा स्टेटमेंट, मतलब आर्टिकल 226 पूरी तरीके से एकदम क्लियर जब होगा माइंड में, तो ही पहले स्टेटमेंट को आप लोग सही कर पाएंगे या उसको कंक्लूड कर पाएंगे। अगला देखिए, द फ्रेज फॉर एनी अदर पर्पस refers to the enforcement of any ordinary legal rights, hence the writ jurisdiction of the high court is wider than the that of the supreme court। दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि जो एनी अदर पर्पस से आर्टिकल 226 में मेंशन है, उसमें उसके अंतर्गत किसी भी साधारण ऑर्डिनरी लीगल राइट को भी सेव करने के लिए हाई कोर्ट्स जो है रिट इशू कर सकते हैं। इसका मतलब है रिट ज्यूरिडिक्शन के मामले में, रिट इशू करने की जो शक्ति है उसके मामले में हाई कोर्ट्स के पास सुप्रीम कोर्ट की तुलना में ज्यादा पावर्स है। अब सुनने में क्या लगेगा, ये तो गलत होगा। क्यों? सुप्रीम कोर्ट के पास हाई कोर्ट से कम शक्ति किसी मामले में भी कैसे हो सकती है, या हाई कोर्ट के पास किसी भी मामले में सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा शक्ति कैसे हो सकती है? लेकिन ये स्टेटमेंट सही है। अनुच्छेद 226 के अनुसार हाई कोर्ट्स जो है आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग वो फंडामेंटल राइट्स और अदर ऑर्डिनरी लीगल राइट्स को भी गार्ड करने के लिए रिट इशू कर सकती है, जबकि आर्टिकल 32 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स को ही सेव करने के लिए रिट इशू करता है। इसलिए यहां पर हाई कोर्ट्स का पावर ज्यादा है रिट ज्यूरिडिक्शन के मामले में, इसलिए स्टेटमेंट 2 भी सही है। The Supreme Court can issue writs only for the enforcement of fundamental rights and not for cases involving ordinary legal rights। बिल्कुल सही है। The High Court can issue writs to any person, authority or government both both within and outside its territorial jurisdiction if the cause of action arises within its jurisdiction। मतलब किसी राज्य का जो हाई कोर्ट है अपने राज्य से बाहर रहने वाले लोगों के लिए भी रिट इशू कर सकता है अगर उसका कॉज ऑफ एक्शन, जिस घटना को लेकर के रिट इशू किया जा रहा है, वो कॉज ऑफ एक्शन का जो प्लेस है उस हाई कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन में आता हो। खैर ये सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास में, जब जुडिशरी में आप लोग को पढ़ाऊंगा हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये स्टेटमेंट भी सही है।
तो कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन मैं आप लोग सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूं कि देखिए कि किस तरीके से वन लाइनर क्वेश्चन 2020-21 में जो था वहां से बढ़कर के इस लेवल तक क्वेश्चन आ चुका है। आर्टिकल 226, 32 और उसके भीतर जितने प्रोविजंस है, जो रीड्स है, उन सबको आपके पास उसकी जानकारी होनी चाहिए, तो इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा। ऐसे ही ये मैच द फॉलोइंग है। मैं चाहूंगा कि एक तरफ 4th शेड्यूल, 11th शेड्यूल, 8th शेड्यूल और 3rd शेड्यूल है, और इस तरफ क्या किया गया है, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट है दिया गया है। ये आप लोग मैच करके मुझे कमेंट में बताएं कि ए का सही ऑप्शन क्या होगा, बी का क्या होगा, सी का क्या होगा, डी का क्या होगा। देखिए यहां पर ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, लेकिन 2020-21 की तुलना में क्या चेंज आया। अगर 2020-21 का पेपर होता तो एक शेड्यूल पर ही क्वेश्चन पूछा होता कि 3rd शेड्यूल में या 4th शेड्यूल में इनमें से क्या क्या है, इनमें से कौन सा सब्जेक्ट जो है वो 4th शेड्यूल में आता है। आपको ए बी सी डी 4 दे देता, आपको एक उसमें से टिक करना होता है। अब यहां पर फैक्ट ही है तो 4 फैक्ट है, मतलब 2020-21 में जो 4 क्वेश्चन होना चाहिए वो एक क्वेश्चन अब है 2024 के पेपर में। तो ये नेचर में शिफ्ट को बताता है। अब 2024 में ये क्या होता है, अब कॉन्सेप्ट तो है ही, कॉन्सेप्चुअल प्लस एनालिटिकल जुडिशरी का हैवी वेटेज धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। ठीक ना, जो जुडिशियल एक्टिविज्म पर, जुडिशियल ओवररीच पर, जुडिशरी के पावर्स पे, जुडिशरी के इंडिपेंडेंस पर, इन सब चीजों पर ऐसा लग रहा है कि मतलब जुडिशरी का जो टॉपिक है, जो 2020-21 तक इंपॉर्टेंट नहीं था, रूल ऑफ लॉ जैसे जो टॉपिक्स हैं, जो कोर फैक्ट कॉन्सेप्ट है, बड़े कॉन्सेप्ट है, मतलब बड़ा कॉन्सेप्ट है, उन सब चीजों पर अब कमीशन आपसे बात करना चाहता है, न कि वन लाइनर किसी मेमोरी बेस्ड प्योर फैक्ट पर। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे आप लोग समझ में आ जाएगा। अब देखिए क्या है, राइट टू प्राइवेसी जैसे चीजों पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है केस को लेकर के। अब आपको जानना है कि अब आपको सिर्फ आर्टिकल नहीं जानना है, अगर आप चाहते हैं कि मैं कॉन्फिडेंस के साथ जा करके प्रीलिम्स का पेपर दूं और उसमें एक भी मेरा पॉलिटी एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन गलत ना हो, तो फैक्ट भी पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए, जुडिशरी के बारे में जानकारी हो, जुडिशियल पावर, जुडिशरी के पावर्स के बारे में, सारे प्रोविजंस के बारे में जानकारी हो, और अब आउट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कुछ इंपॉर्टेंट जो केसेस हैं, चाहे वो फंडामेंटल राइट्स से संबंधित हो या अदर लीगल राइट्स से संबंधित हो, उससे संबंधित में जानकारी आपके पास होनी चाहिए, तो ही पीटी और मेंस में आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के रिव्यू के पावर पर पूछ लिया गया, 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पर क्वेश्चन है, मैं दिखाता हूं। ठीक ना, स्पेशल प्रोविजंस ऑफ आसाम जो है आर्टिकल 371 को लेकर के, उन सब चीजों पर मतलब क्या है, एमिकस क्यूरी पर क्वेश्चन पूछा गया। अब सोचिए, एमिकस क्यूरी की चर्चा कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, इसका मतलब क्या, अब डीप एंड वाइडर कॉन्सेप्ट की ओर, चीजों की ओर एपीएससी कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को सीसीई एग्जामिनेशन के लेवल को लेकर के जा रही है। ठीक है, तो उसी हिसाब से हम लोग अपना फोकस रखेंगे, तैयारी करेंगे। अब देखिए कैसे है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉमन फीचर्स ऑफ बोथ इंडियन एंड अमेरिकन फेडरलिज्म। मतलब एक लाइन में कि 4 ऑप्शन आपके सामने है, कहा गया कि इनमें से कौन कौन सी विशेषता जो है ना वो इंडिया और यूएस दोनों के फेडरलिज्म को कोरिलेट करती है, मतलब दोनों में कॉमन है। देखिए अब क्या है, अपने देश के संविधान की जानकारी तो होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन की, अब यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन की भी जानकारी आपके पास होनी चाहिए ठीक ठाक मात्रा में, मतलब उतना कि एक जनरलाइज वे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए चाहे प्रीलिम्स में या मेंस में, तो आप आंसर कर पाए। अब देखिए कितना वाइडर कॉन्सेप्ट में लेकर के चला गया कि अब इंडियन फेडरलिज्म को भी पढ़ना है, उसके कोर फीचर्स क्या है वो पढ़ने हैं, अमेरिकन फेडरलिज्म का स्ट्रक्चर क्या है, उस फेडरलिज्म के उसके कोर फीचर्स क्या है, जिसके पास जानकारी होगी वही इस क्वेश्चन को आंसर कर पाएगा। सिंगल सिटीजनशिप दोनों में कॉमन है, नहीं है, अमेरिका में ड्यूअल सिटीजनशिप होता है, अमेरिका में स्टेट की अपनी सिटीजनशिप होती है और फिर यूनाइटेड स्टेट की जो है फेडरेशन की अपनी एक सिटीजनशिप होती है। 3 लिस्ट ऑफ द डिवीजन ऑफ द पावर्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या ये सही है? सिर्फ हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिस्ट है पावर्स के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के, उसको 7 शेड्यूल में रखा गया है और 3 हिस्से में बटा गया है, एक यूनियन लिस्ट, एक कॉन्करेंट लिस्ट और एक स्टेट लिस्ट। अमेरिका में ऐसा कोई लिस्ट नहीं, इसलिए गलत है। डुअल जुडिशरी मतलब दोहरी न्यायपालिका, ये यूएसए में है, वहां पर सेंटर का अलग चलता है और स्टेट की जुडिशरी अलग चलती है, इसलिए वहां पर ड्यूअल जुडिशरी है। हमारे यहाँ क्या है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। अब मैं जान रहा हूं कि जो बच्चे पहली बार ऐसे क्लास को देख रहे होंगे, वो रिट शब्द क्या है, कुवरेंटो क्या है, मंडमस क्या है, सर्स्योनरी क्या है, ये ड्यूअल जुडिशरी क्या होती है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी क्या है, ये सब कंफ्यूजिंग होगा, हो सकता है आप लोगों ने अभी तक सुना भी नहीं हो, तो डरना बिल्कुल नहीं है।
आसान आसान से सारे कॉन्सेप्ट है। बस समझाने की कोशिश में ये कर रहा हूं कि अब सीमित मात्रा में बहुत थोड़ी चीजों को मेमोरी बेस्ड फैक्चुअल रट्टा मार के एग्जाम क्लियर नहीं होगा, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। द सुप्रीम कोर्ट टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, ये सही है। मतलब 4 ऑप्शन दिए गए, इसका सही आंसर क्या होगा? ओनली फॉर डी होगा। तो सिर्फ और सिर्फ मैं इतना आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या नेचर में शिफ्ट हुआ है, क्वेश्चन के माध्यम से, पीवाईक्यूज के माध्यम से ही समझना ये सबसे ज्यादा बेहतर होता है। मेरे हाथ में भी पेपर है, ये देख लीजिए, 4 सालों का मैंने भी लेकर के रखा हुआ है एपीएससी का। आप लोग को भी सबसे पहले आप लोग प्रिंट आउट निकाल लीजिए और एक बार गो थ्रू होइए, ठीक ना, बहुत जरूरी है। आइए देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो राज्य के नीति के निर्देशक सिद्धांत है, भाग 4 में, पार्ट 4 में है। 4 ऑप्शन आपसे दिए गए हैं और पूछा गया है कि इनमें से कौन सा डीपीएसपी में है। अब देखिए क्या क्या है। द स्टेट शैल स्ट्राइव टू प्रमोट साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर द डेवलपमेंट। अब बताइए कि क्या राज्य ये कोशिश करेगा, पहले स्टेटमेंट का मतलब है कि साइंटिफिक टेम्परामेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट को प्रमोट करना, ये डीपीएसपी में है या नहीं है? ऐसा लगेगा है। इसका मतलब क्या है? डीपीएसपी के कॉन्सेप्ट की समझ आपके पास अच्छी होनी चाहिए, जो प्रोविजन है वो आपके माइंड में एकदम क्लियर होने चाहिए। द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर सिटीजन्स एज ए यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट इंडिया, यही है आर्टिकल 44। इसका सही आंसर होगा बी, ठीक ना। तो कितना, अब देखिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ फिर से आ गया, हैज सेवरल एलिमेंट्स सम ऑफ व्हिच आर एज फॉलो, ठीक ना। ये सिर्फ मैं क्वेश्चन पढ़ के सुना देता हूं, सेम क्वेश्चन लगभग मिलता जुलता रूल ऑफ लॉ पर हम लोगों ने और एक देखा था। अब्सेंस ऑफ आर्बिट्ररी पावर, आपसे कहा गया द कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ हैज सेवरल एलिमेंट्स सम ऑफ व्हिच आर, कि जो विधि का शासन होता है, डाइसी ने जो विधि का शासन का सिद्धांत दिया है, थ्योरी दिया है, प्रिंसिपल है, उसके कोर में कुछ बहुत से एलिमेंट्स हैं, उनमें से इनमें से कौन कौन सा उस एलिमेंट का हिस्सा है, उस एलिमेंट्स में से एक एलिमेंट है। अब्सेंस ऑफ आर्बिट्ररी पावर, मनमाने शक्ति का अभाव होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। सही है गलत है? सही है। इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के समान, विधि के समक्ष सभी समान होंगे, यह भी सही है। प्राइमेसी ऑफ द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल, व्यक्ति का इंडिविजुअल अधिकार होना चाहिए। कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड बाई ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और वो ऐसा होना चाहिए अधिकार जो किसी भी संशोधन द्वारा उसको समाप्त न किया जा सके, छीना ना जा सके। तो इसका भी सही आंसर क्या होगा? आप लोग बताएंगे, मैं विकल्प में नहीं बताऊंगा। तो देखिए, अब रूल ऑफ लॉ पे ही किस टाइप का, मतलब इस लेवल का क्वेश्चन पूछा गया, ड्यूअल सिटीजनशिप को लेकर के क्या बोलते हैं, इंडिया और यूएस के फेडरलिज्म को बार बार उसके कॉन्सेप्ट की तुलना की जा रही है, मतलब उस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो अब अपने पढ़ाई के अप्रोच को वाइडर करना है, कॉन्सेप्ट बेस्ड करना है। इसका मतलब ये नहीं कि फैक्ट पढ़ना नहीं है, फैक्ट पढ़ना है, लेकिन कॉन्सेप्ट से कोरिलेट करते हुए पढ़ना है, तो ही यूजफुल हो पाएगा। फाइनल हम लोग का आउटकम क्या आया 2021 से 24 तक अगर हम लोग पहुंचे तो देखिए, शिफ्ट फ्रॉम फैक्चुअल टू एनालिटिकल, ये तो हम लोगों ने देख लिया ना कि 2021 में जहां पर मोस्टली डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते थे, वन लाइनर होते थे, जो मेमोरी बेस्ड होता था, 2024 में ऑलमोस्ट ऑल क्वेश्चंस आर स्टेटमेंट बेस्ड, सभी क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड है, रीजनिंग है, ठीक ना, मतलब लॉजिक उसमें आपको देना है, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन पर क्वेश्चन पूछे गए हैं, फेडरलिज्म पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये शिफ्ट समझना है कि ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन जो है वो स्टेटमेंट बेस्ड, क्रिटिकल एनालिसिस बेस्ड हो चुका है, मेमोरी बेस्ड वन लाइनर क्वेश्चन की तुलना में। तो पहला आउटकम हम लोग का ये है, ध्यान में रखना एकदम। दूसरा, फोकस ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स एंड स्पेशल प्रोविजंस। पहले जो सिंपल सा पूछ लिया जाता था, कौन अपॉइंट हुआ, व्हिच आर्टिकल इज कॉल्ड द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की आत्मा किसको कहते हैं, मतलब जीके टाइप का जो क्वेश्चन होता था, नहीं। अब टू आर्टिकल 226 बहुत से लोग को याद नहीं होगा अभी भी, तो इसके कोर, इसके भीतर जाकर के प्रोविजन पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो सामान्य पढ़ने वाला बच्चा होगा, क्या है, वो बोल देगा कि आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट का ज्यूरिडिक्शन है, रिट ज्यूरिडिक्शन है, लेकिन रिट ज्यूरिडिक्शन के भीतर जाकर के क्वेश्चन पूछा गया कि कहां कहां कब कब इशू किया जा सकता है, एनी अदर पर्पसेस शब्द का मतलब क्या है, इतना क्रिटिकल है। इसका मतलब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के भीतर जाकर के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के डीप कॉन्सेप्ट पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आर्टिकल 137 पर क्वेश्चन है, 145 पे है, 343 पे है, 345 पे, 371 पे है। ये सिर्फ मैं इसलिए नोट करके लेकर के आया हूं कि हल्के में लेकर के नहीं चलना है। अब सिर्फ आर्टिकल 32, आर्टिकल 21, आर्टिकल 44, आर्टिकल 51, इससे काम नहीं चलने वाला है, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है।
और फिर असम स्पेसिफिक पॉलिटी क्वेश्चंस का जो वेटेज है वो बढ़ता जा रहा है पॉलिटी के सेगमेंट में भी। क्यों? 6 शेड्यूल पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जो काउंसिल्स है जैसे बीटीसी है उन काउंसिल्स पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आर्टिकल 371 में जो प्रोविजन दिए गए हैं वो भी स्टेट रिलेटेड स्पेशल प्रोविजंस है, ठीक ना, उन पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। असम के ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। स्टेटहुड एंड ट्राइबल वेलफेयर इससे संबंधित प्रोविजन पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये ट्रेंड में शिफ्ट हुआ है कि वन लाइनर फैक्चुअल मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन से मल्टी स्टेटमेंट, कॉन्सेप्चुअल प्लस एनालिटिकल क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड इस तरीके से 2021 से 2024 के बीच में शिफ्ट हुआ है। और चूंकि एपीएससी ने 2020-21 में ही कहा था कि हम धीरे धीरे अपने सिलेबस को सिमिलर करेंगे यूपीएससी से, तो आप उठा करके देख लीजिए प्रीलिम्स में भी सीसेट को इंट्रोड्यूस किया गया और मेंस का सिलेबस भी। अगर एक असम स्पेसिफिक पेपर को हटा दें तो जीएस के पेपर इंक्लूडिंग एससे वही लेवल है जो एकदम यूपीएससी का क्वेश्चन पूछने का लेवल है, वही सिलेबस है जो यूपीएससी के लिए है। और ऊपर से अलग से एक असम स्पेसिफिक पेपर तो आपको पढ़ना ही है। तो अब आपको तैयार रहना है कि इस लेवल के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उस तरफ नहीं जाना है कि आंख बंद करके चीज को रटे रटे जा रहे हैं, रटे जा रहे हैं। नहीं करना है, तोते की तरह रटना नहीं है। कैसा करना है? अब समझना है, फैक्ट को दिमाग में रखना है कॉन्सेप्ट से लिंक करके। ठीक है, तो इसी अप्रोच के साथ हम लोग अपने आगे के क्लासेस में चीजों को दोहराएंगे और डिस्कस करेंगे। तो आज के क्लास में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि ये ट्रेंड एनालिसिस का वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा और आप लोग की तैयारी में ये बहुत यूजफुल होगा। सुनने के लिए धन्यवाद।